पहुंच गया तो ये सीधा ऊपर दिमाग तक भी चला जाता है। ये यहाँ से पहुंचा, फिर यहाँ से भी होकर फिर इसमें दिमाग तक जाना। अब फ्रेंड्स जैसे ही दिमाग में जाता है, ये दोनों मिलकर बनते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारा जो ये वाला जो स्पाइनल कार्ड है ये भी सारा और ये ब्रेन, ये दोनों के दोनों आपस में मिलकर बन गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी जिस्म का असल कंट्रोल रूम, जहाँ फैसला होता है कि अब आपने करना क्या। फिर क्या होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। आज हम एक बिल्कुल न्यू और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर का आगाज़ कर रहे हैं गर्मी में। तो फ्रेंड्स इमेजिन करें कि जब आप अचानक किसी गर्म चीज़ को छू लेते हैं तो आपका हाथ फ़ौरन पीछे की तरफ हट जाता है, इतनी तेज़ी से कि आपको सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। आखिर ये सब कुछ इतनी तेज़ी से कैसे होता है? कौन है जो आपकी बॉडी को ये ऑर्डर देता है? ये बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है और आज से हम स्टार्ट ले रहे हैं एक न्यू चैप्टर, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। स्टूडेंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग इसको बनाएंगे, आप मेरे रहिएगा तो इंशाल्लाह ये बहुत इजी आपको जो है ना वो लगेगा। तो इंसानी जिस्म कैसे अपने तमाम हिस्सों को आपस में मिलाकर काम करता है, ये चैप्टर थोड़ा सा चैलेंजिंग जरूर है, लेकिन मैं आपको इतने आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको बहुत इजी लगेगा। तो लेट्स मूव ऑन दिस टॉपिक, बहुत मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह, बहुत जो है ना वो मज़े में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो स्टूडेंट्स कह रहा है कि टू सर्वाइव एवरी एनिमल मस्ट स्टे कनेक्टेड किसके साथ भी, टू द वर्ल्ड अराउंड इट। कह रहा है कि जिंदा रहने के लिए हर जानवर को अपने इर्द गिर्द की दुनिया के साथ जुड़े रहना जरूरी है। जरा इमेजिन करें कि अगर एक बिल्ली आपके कमरे में अचानक आ जाए तो आपका जिस्म फौरन इस तब्दीली को सेंस करता है, महसूस करता है, फील करता है, और आंखें इसे देखती हैं, कान उसकी आवाज़ सुनते हैं, और दिमाग जो है ना वो फौरन क्लियर करता है कि क्या करना है। यानी जिस्म की कारकर्दगी जो है वो उसके इर्द गिर्द की दुनिया से मुसलसल रब्ता रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दे नीड टू सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू चैलेंजेस इन इन्वायरमेंट, यानी जानवरों को माहौल में होने वाली तब्दीलियों को सेंस करना, महसूस करना और इन पर फिर रिस्पॉन्ड देना, यानी रद्द-ए-अमल देना बहुत ज़रूरी है। सेंस मतलब महसूस करना और रिस्पॉन्ड मतलब जवाब देना या रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करना। यानी पहले जिस्म को पता चले कि कुछ तब्दील हुआ है, फिर बॉडी इस पर कोई ना कोई रिस्पॉन्ड करे, उस पर कोई एक्शन वगैरह ले या अमल करे। तो द एक्टिविटीज़ ऑफ देयर ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स आर आल्सो कोऑर्डिनेटेड, यानी ना सिर्फ बाहर की दुनिया से हमारा जो हमारी बॉडी है वो कनेक्टेड है, बल्कि जिस्म के अंदर के भी तमाम जो अज़ा हैं और सिस्टम के आपस में जो काम है कोऑर्डिनेट होते हैं, वो भी सारे के सारे। कोऑर्डिनेट मतलब हम आहंगी होना, जो है ना वो एक मिलकर काम करना समझ लें, यानी मुख्तलिफ चीज़ें अलग अलग नहीं बल्कि एक टीम की तरह मिलकर जो काम करते हैं उसको कहते हैं कोऑर्डिनेटेड। फॉर एग्जाम्पल क्या कहना है कि हार्ट रेट हो गया, ब्रीथिंग ब्रीथिंग क्या है, ब्रीथिंग रेट हो गया, उसके बाद डाइजेशन वगैरह हो गया, एंड मैनी अदर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड। यानी कह रहा है कि एग्जांपल दे रहा है कि जैसे दिल की वो जो एक रफ्तार होती है, हार्ट रेट होता है, ब्रीथिंग रेट मतलब सांस लेने की रफ्तार हो गई, डाइजेशन हो गया यानी कि हाजमा वगैरह, और बहुत से अदर फंक्शन वगैरह जो है ना वो क्या करते हैं, मिलकर काम करते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट होते हैं। अब बच्चों जब आप दौड़ते हैं तो आपका दिल जो है ना वो खुद ब खुद तेज होना शुरू हो जाता है, सांस तेज हो जाती है ऑटोमेटिकली इसके साथ, और जिसम ज़्यादा सॉरी एनर्जी बनाने लगता है, और ये सब कुछ जो है ना वो आपको सोचना भी नहीं पड़ता, ये सारा कुछ हो रहा है, ये कोऑर्डिनेशन का एक कमाल है। और सोचें अगर ये सब अलग अलग काम करें तो क्या होगा, दिल ऐसा धड़के, सांस तेज हो तो इंसान तो बेहोश हो जाएगा। तो इसलिए ये जो है ना वो सारे के सारे कोऑर्डिनेशन है ऑटोमेटिकली खुद ही सारे मिलकर काम कर रहे हैं। ड्यू टू सच कोऑर्डिनेशन एवरी फंक्शन इज रेगुलेटेड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बॉडी, यानी इसी कोऑर्डिनेशन की वजह से हर फंक्शन जो बॉडी की जरूरत के मुताबिक जो है वो रेगुलेट हो रहा होता है, मुनज़्ज़म हो रहा होता है। तो क्या होता है कि इन ह्यूमंस एंड अदर जो कम्प्लेक्स एनिमल्स हैं, ह्यूमन भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी इनके अंदर जो है ना वो इंसान और दूसरे जितने भी कम्प्लेक्स और एनिमल्स हैं उनमें कोऑर्डिनेशन के टू टाइप्स है। कौन कौन से हम देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले नर्वस कोऑर्डिनेशन कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम। पहली टाइप है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन, जिसे नर्वस जो है क्या कहते हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन कंट्रोल या नर्वस सिस्टम कहते हैं। और उसके बाद जो है वो आ जाती है हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन कंट्रोल्ड बाय द एंडोक्राइन सिस्टम। तो दूसरी किस्म है केमिकल कोऑर्डिनेशन जिसे एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है। पहली है हमारे पास नर्वस सिस्टम, जिसको कौन कंट्रोल करता था, जिसे नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है नर्वस कोऑर्डिनेशन को, और केमिकल कोऑर्डिनेशन को एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल करता है। ये आपने दो बातें दी मेरे को। तो दिस चैप्टर डील्स विद डिटेल्स ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम, चलें डिटेल में पढ़ते हैं। तो वो यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम वो सिस्टम है जो हार्मोन्स के जरिए जिस्म को कंट्रोल करता है। जैसे हम पिछले चैप्टर में हमने एडीएच का जिक्र किया था, एंडोस्टेरोन हार्मोन का पढ़ चुके हैं। तो एक दिलचस्प या इंटरेस्टिंग बात यह है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा तेज होती है, जैसे बिजली की तरह होती है, लेकिन जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो थोड़ी सी स्लो होती है और देर तक असर रखने वाली होती है।
इसे यूँ समझे कि नर्वस सिस्टम फौरी एसएमएस मैसेज है, और एंडोक्राइन जैसे एक डिटेल, जैसे पुराने वक्तों में एक लिखे जाते थे, लेटर लिखे जाते थे, खत लिखे जाते थे, वो इस तरह का होता है। थोड़ा सा वक्त लगता है लेकिन असर लंबा देता है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं पिरमिड की। ये एक इजाफी मालूमात है, इसमें क्या कहना चाह रहा है कि थिंक ऑफ योर बॉडी एज ए लार्ज कम्प्लेक्स सिटी, यानी कि कह रहा है कि अपने बॉडी को एक बहुत बड़े और पेचीदा शहर की तरह समझे। फॉर द सिटी टू रन स्मूथली, जो कि स्मूथली रन हो रही है, द ट्रैफिक लाइट्स, इमरजेंसी सर्विसेज एंड पावर प्लांट्स मस्ट ऑल टॉक टू ईच अदर। यानी जिस तरह किसी शहर को सही तरीके से चलाने के लिए उसमें क्या होता है कि ट्रैफिक लाइट्स भी हमें चाहिए, हमें उसमें इमरजेंसी सर्विसेज भी चाहिए, हमें उसमें पावर प्लांट्स को भी चाहिए, और इन सारों का आपस में राब्ते में रहना भी ज़रूरी है। तो इसी तरह से ये एक एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा है। तो दिस टॉकिंग इज व्हाट वी कॉल कोऑर्डिनेशन, यानी कहना है कि यही बातें करना, ये आपस में राब्ता ही दरअसल कोऑर्डिनेशन कहलाता है। तो इमेजिन करें अगर लाहौर या कराची जैसे बड़े बड़े शहर में ट्रैफिक सिग्नल खराब हो जाए और कोई भी एक दूसरे से राब्ता ना हो, तो पूरा शहर जो है वो जाम हो सकता है, एम्बुलेंस वक्त पर नहीं पहुंच पाएंगी। बिल्कुल इसी तरह जो है ना, अगर हमारी बॉडी के ऑर्गन्स आपस में मिलकर काम ना करें तो जिस्म भी ऐसे ही रुक जाएगा। तो स्टूडेंट्स जो है वो इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है नर्वस कोऑर्डिनेशन की। तो इन नर्वस कोऑर्डिनेशन, नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स कोऑर्डिनेशन विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड अमंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो स्टूडेंट्स इसमें ये कह रहा है कि जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है, इसमें नर्वस सिस्टम बॉडी का जो एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है उसके साथ साथ और जिस्म के मुख्तलिफ जो उसके पार्ट्स हैं उनके दरमियान भी कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है। यानी नर्वस सिस्टम जो है ना, दो काम करता है। एक तो बॉडी को बाहर की दुनिया से जोड़ता है, जैसे आंखों से देखना हो गया, कानों से सुनना हो गया, और दूसरा क्या करता है कि हमारी बॉडी के जो अंदर के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनको भी आपस में कोऑर्डिनेट करता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन इज डन बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, और ये नर्वस कोऑर्डिनेशन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के जरिए होती है। जैसे आपके जिस्म में ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो इतनी तेजी से सफर करते हैं कि कुछ नर्व इम्पल्स की रफ्तार तकरीबन, आगे हम पढ़ेंगे भी, मुझे लग रहा है कि आपकी इस बुक में है कि इसकी रफ्तार तकरीबन 120 मीटर फी सेकंड तक हो सकती है। यानी एक सेकंड में तकरीबन ये एक फुटबॉल ग्राउंड की लंबाई जितना जाना वो फासला कर लेते हैं, उसमें तकरीबन इतना होता है कि हमारा रद्द-ए-अमल इतना फौरी होता है। तो क्या होता है हम देख लेते हैं बेसिक एलिमेंट्स ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन। अब इसमें क्या है जी, फॉर होम्योस्टेसिस द नर्वस सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट रेगुलेट्स अदर सिस्टम एंड आल्सो मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय इटसेल्फ। कह रहा है कि होम्योस्टेसिस के लिए नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, क्योंकि ये दूसरे सिस्टम को भी रेगुलेट करता है और खुद होम्योस्टेसिस को भी मेंटेन रखता है। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टेबल रखना, चाहे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इसका पीएच, उसका बॉडी टेम्परेचर या दूसरी चीज़ों को एक मुकर्रर हाथ में रखना। ये आप कंसेप्ट पहले पढ़ चुके हैं होम्योस्टेसिस वाला। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्या कह रहे हैं कि यू हैव स्टडीज द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस, ये आप पढ़ के आ चुके हैं। हियर वी विल स्टडी देम विद रेफरेंस टू द नर्वस सिस्टम। सबसे पहले है रिसेप्टर। अब स्टूडेंट्स ये जो रिसेप्टर है, दीज आर द ऑर्गन, ये वो ऑर्गन है, टिश्यूज आर सच एज आईज, ईयर्स और स्किन दैट डिटेक्ट स्टिमुलाई। स्टिमुलाई की आगे डेफिनेशन बता रहा है, ये वाली आपको आनी चाहिए। मैं आपको बता भी देता हूँ, ये वाली डेफिनेशन जो है ना स्टिमुलाई की आपको आनी चाहिए। अब इसमें स्टूडेंट्स वो रिसेप्टर की बात कर रहा है, तो रिसेप्टर बेसिकली वो ऑर्गन्स हैं। अच्छा, रिसेप्टर वो ऑर्गन, टिश्यूज या सेल्स हो सकते हैं, जैसे आंखें हो गई, हमारे कान हो गए, हमारी स्किन हो गई, जो क्या करते हैं कि स्टिमुलाई को, स्टिमुलाई कहते हैं, यहाँ पे आपको उन्होंने ब्रैकेट में बताया हुआ है स्टिमुलाई किसे कहते हैं। स्टिमुलाई कहते हैं यानी बैरूनी और अंदरूनी माहौल में होने वाली चेंजेस को, उसको कहते हैं स्टिमुलाई। उसको डिटेक्ट करते हैं। और स्टिमुलस, ये स्टिमुलाई की ही मेरे ख्याल से स्टिमुलस जो है वो वाहद है और स्टिमुलाई प्लस है, यानी कि जो है ना वो प्लूरल है, और स्टिमुलस सिंगुलर है। इसका मतलब है कि कोई भी तब्दीली या कोई भी जो है वो चेंजेस जो जिस्म महसूस करता है, जैसे रोशनी हो गई, आवाज़ हो गई, दर्जा हरारत हो गया, टेम्परेचर वगैरह जो, और यहाँ पेन वगैरह हो गई। तो जैसे आप जब गर्म चाय का कप पकड़ते हैं तो आपकी जो स्किन में मौजूद रिसेप्टर फौरन जो है वो हीट को महसूस कर लेते हैं, यही स्टिमुलस को डिटेक्ट करना होता है। तो उसके बाद कह रहा है कि दे डिटेक्ट एज ट्रांसड्यूसर। अब ये रिसेप्टर जो है वो ट्रांसड्यूसर की तरह काम करते हैं। ट्रांसड्यूसर कहते हैं वो चीज़ को जो एक किस्म की एनर्जी को दूसरी टाइप की एनर्जी में तब्दील करती है। यहाँ रिसेप्टर रोशनी, आवाज़ या टेम्परेचर जैसी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल उसमें जो है ना वो तब्दील करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये ऐसे ही है, ऐसे समझ लें जैसे आप एक माइक्रोफोन आवाज़ की एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिकल में बदल देते हैं और ताकि वो स्पीकर तक पहुंच सके। बिल्कुल इसी तरह आपकी आंख जो है वो रोशनी को, आपकी कान आवाज़ को, इसी तरह जो है ना वो क्या करते हैं कि इनकी जो वेव्स होती हैं उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है ताकि आपका दिमाग जो है वो उसको रिसीव कर सके। तो व्हेन दे रिसीव स्टिमुलाई, तो फिर क्या होता है, दे जनरेट नर्व इम्पल्स इन दी
सेंसरी न्यूरॉन। अब कह रहा है कि जब ये रिसेप्टर्स कोई स्टिमुलस रिसीव करते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं, तो क्या होता है कि वो सेंसरी न्यूरॉन्स में नर्व इम्पल्स पैदा कर देते हैं। अब नर्व इम्पल्स एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जो न्यूरॉन के जरिए सफर करता है। अब सेंसरी न्यूरॉन वो खास किस्म का न्यूरॉन है जो रिसेप्टर से पैगाम लेके आगे भेजता है और फॉर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन करता है, एंड सेंसरी न्यूरॉन कैरी नर्व इम्पल्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंसरी क्या कहते हैं, फॉर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन द सेंसरी न्यूरॉन कैरी, अच्छा, जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं वो जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है उसको प्रोसेस करने के लिए न्यूरॉन्स होते हैं। ये क्या करते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं यानी दिमाग या स्पाइनल कार्ड जो है ना वो होते हैं, बॉडी का हिस्सा होता है जो तमाम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके आगे डिसीजन लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको रिसेप्टर के बारे में पूछा जा सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसको अच्छे से देख लेना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सेकंड में कह रहा है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब स्टूडेंट्स, ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, इट इज दिस कंट्रोल सेंटर ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये जो है वो आप जरा इमेजिन करें कि हमारी बॉडी में भी एक बॉस होता है, बिल्कुल वैसे जैसे किसी कंपनी का एक बॉस होता है, एक मालिक होता है जो सारा काम जो है वो कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी का ये बॉस सिस्टम में रहता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये पूरी जो हमारी बॉडी होती है उसके नर्वस कोऑर्डिनेशन, यानी जो हमारी कोऑर्डिनेशन है, जो हमारे सिस्टम की कोऑर्डिनेशन है, उसको कंट्रोल सेंटर जो है ना, जो हमारी कोऑर्डिनेशन, इसका कंट्रोल सेंटर है। जो भी हुक्म चलना है वो यहीं से चलता है। अब इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, इसमें क्या क्या आ सकता है, ब्रेन आ जाता है और स्पाइनल कार्ड आ जाता है। ये एक अकेला नहीं है, बॉस बैठा नहीं होता है, इसके दो अहम पार्ट होते हैं, एक है ब्रेन यानी दिमाग और दूसरा है स्पाइनल कार्ड यानी हराम मगज जिसे कहते हैं। तो ये दोनों मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। इन दोनों को मिलाकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जाकर डिसीजन लेते हैं। आप ऐसे समझ लें कि ब्रेन को आप हेड ऑफिस समझ लें और स्पाइनल कार्ड को आप एक सीधी तार जो पैगाम आगे पीछे जो पूरी बॉडी तक पहुंचाती है। तो इस तरह करके आपको दीज पार्ट्स आर मेड ऑफ एसोसिएट न्यूरॉन्स आल्सो कॉल्ड इंटर न्यूरॉन्स। यानी कि अब सवाल ये है कि ये दिमाग या स्पाइनल कार्ड जिसको हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा था, ये बने किस चीज से होते हैं? ये स्टूडेंट्स बने होते हैं एसोसिएटेड न्यूरॉन्स का इंटर न्यूरॉन जी। तो ये जो है ना वो बने होते हैं खास किस्म के न्यूरॉन से जिन्हें कहते हैं एसोसिएटेड न्यूरॉन या फिर इंटर न्यूरॉन भी कहते हैं इनको। और इनका काम है बीच में खड़े होकर पैगाम को समझना और प्रोसेस करना। बिल्कुल एक मैनेजर की तरह होते हैं जो वर्कर की बात सुनता है, समझता है और फिर आगे डिसीजन लेता है कि आगे करना क्या है। दे रिसीव द नर्वस इंपल्स फ्रॉम द सेंस न्यूरॉन। आ गई ना वो बात कि सेंस न्यूरॉन से ये नर्व इंपल्स जो है वो सिग्नल लेते हैं और क्या होता है कि एंड प्रोसेस देम, यानी ये इंटर न्यूरॉन करते क्या है कि सेंसरी न्यूरॉन से पैगाम यानी नर्व इंपल्स जो है वो वसूल करते हैं। और सोचिए आपका हाथ किसी गर्म चीज को छू लेता है, ये सेंसरी न्यूरॉन फौरन दिमाग को जो है वो खबर भेजता है कि भाई साहब यहाँ गर्मी हो रही है या ठंडक हो रही है, जल्दी कुछ करें। और दिमाग इस पैगाम को वसूल करके इस पर सोच विचार करता है, यानी वो सारे का सारा प्रोसेस कर रहा होता है। आफ्टर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के बाद क्या होता है, दे सेंड नर्व इंपल्स टू द अफेक्टेड बाय मोटर न्यूरॉन। यानी अब जब दिमाग ने सोच लिया कि करना क्या है तो खामोश नहीं बैठता, वो फैसला करता है, वो डिसीजन लेता है कि एक और रास्ते के थ्रू जो है वो पैगाम भेजता है। और ये रास्ता होता है मोटर न्यूरॉन का। ये मोटर न्यूरॉन वो पैगाम लेकर सीधा अफेक्टर तक पहुंच जाते हैं। समझिए कि ऐसे है जैसे बॉस ने हुक्म दे दिया और जो है वो दौड़कर जो है ना वो आगे जो उसका वर्कर है वो दौड़कर वो हुक्म फैक्ट्री के वर्कर तक पहुंचा देता है, उसका जो एक हेल्पर होता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं फैक्टर की। इस तक पैगाम आ गया फैक्टर तक। ये मैं आपको ना आगे डायग्राम मैंने बनवाई हुई है आपके लिए, उसमें आपको वी और सारी चीजें कहूँगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। दीज आर दी पार्ट्स विच प्रोड्यूस रिस्पॉन्स ऑन रिसीविंग नर्वस जो नर्व इंपल्स सेंट बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाय मोटर न्यूरॉन। तो ये क्या होता है कि अब फैक्टर्स हैं क्या चीज, ये वो पार्ट्स हैं जो मोटर न्यूरॉन से जो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है वो मिलते ही अमल करते हैं और यानी जवाब देते हैं। ये वो लोग होते हैं आप समझ लें जो हुक्म मिलते ही काम शुरू कर देते हैं, कोई बहस नहीं करते, कोई क्वेश्चन नहीं करते। जैसे ही मोटर न्यूरॉन से बॉस का यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ऑर्डर रिसीव होता है इनको, तो ये इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं, अमल करते हैं। और इसमें क्या क्या आ सकते हैं हमारी बॉडी के हिसाब से, मसल आ सकते हैं, ग्लैंड एक्सेट्रा एज फैक्टर, ये फैक्टर के तौर पर काम करते हैं। और ये जो है ना वो आपकी बॉडी के फैक्टर है, मसल और ग्लैंड, मेरे ख्याल से इनको दूध भी कहते हैं ग्लैंड को। और यही दोनों हमारे बॉडी के वो वर्कर हैं जो दिमाग के ऑर्डर पर चलते हैं। तो मसल प्रोड्यूस रिस्पॉन्स बाय कॉन्ट्रैक्टिंग वाइल ग्लैंड प्रोड्यूस सिक्रीशन। यानी कि कह रहे हैं कि अब देखें ये दोनों काम कैसे करते हैं। मसल जवाब देते हैं पकड़ कर या कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू उसको, और जैसे आप किसी गर्म चीज को छूते ही फौरन हाथ जो है ना वो पीछे की तरफ खींच लेते हैं। और ग्लैंड जो आप देती हैं किसी चीज को खारिज करके यानी सिक्रीशन के जरिए, जैसे मुंह में खाना देखकर जो है ना वो सलाइवा का बनना शुरू हो जाता है और एक टुकड़ता है दूसरा कुछ निकालता है। तो लेकिन दोनों का मकसद एक ही है, किसके ऑर्डर पर अमल करना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर। तो उसके बाद हम देख लेते हैं सो इन नर्वस कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, द पाथ ऑफ मैसेज नर्व इंपल्स कंसिस्ट ऑफ रिसेप्टर्स सेंसरी न्यूरॉन्स एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंटर न्यूरॉन।
अब स्टूडेंट्स इसमें जो है ना वो बेसिकली ये बताना चाह रहा है, आगे भी बढ़ लेते हैं। मोटर न्यूरॉन्स एंड फैक्टर्स इन दिस पाथवे न्यूरॉन्स एक्ट एज द फंक्शनल यूनिट। तो बच्चों अब पूरा रास्ता आप जो है ना वो एक साथ याद कर लें, बिल्कुल जैसे एक ट्रेन अपने स्टेशन से गुजरती है ना, सबसे पहले रिसेप्टर पे पैगाम पकड़ते हैं, उसके बाद बात कर रहा है कि आती है हमारे पास रिसेप्टर आते हैं, और उसके बाद जो है ना वो जैसे ही पैगाम लेकर रिसेप्टर आते हैं, फिर सेंसरी न्यूरॉन से आगे भेजते हैं, फिर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचता है जहां फैसला होता है, फिर मोटर न्यूरॉन इस फैसले को आगे लेके जाते हैं, और फिर आखिर में इफेक्टर्स आ जाते हैं, और इफेक्टर्स क्या करते हैं, अमल करके दिखाते हैं। तो इस पूरे सफर में जो सबसे अहम और इम्पोर्टेंट जो काम कर रहे हैं वो है न्यूरॉन। यही हमारे जो बॉडी है उसको कह रहा है कि न्यूरॉन एंड एज फंक्शनल यूनिट, यही वो फंक्शनल यूनिट है हमारी बॉडी का। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही टेबल भी हम देख लेते हैं। टेबल रह गया, रिसेप्टर्स एक्ट एज द ट्रांसड्यूसर बिकॉज दे कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू इनटू अनदर फॉर्म। जैसे कह रहा है कि रॉड एंड कोन क्या करते हैं, सेल इन द रेटिना ऑफ आई कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू द नर्व इंपल्स इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स इसमें बेसिकली वो कहना चाह रहा है कि जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं ना, अब एक मजे की बात बताता हूँ आपको, आपने ट्रांसड्यूसर का लफ्ज सुना होगा। ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, यह एक ऐसा सिस्टम है जो एक किस्म की एनर्जी को दूसरी किस्म की एनर्जी में बदल देता है, पहले भी बात हो चुकी है। और दिलचस्प बात यह है कि हमारी बॉडी के रिसेप्टर्स भी बिल्कुल ट्रांसड्यूसर की तरह काम करते हैं। ये क्या करते हैं, आगे वो एग्जाम्पल आपको दे रहा है कि मिसाल के तौर पर जो हमारी आंख की रेटिना में दो खास किस्म के सेल्स होते हैं, एक होता है रॉड सेल्स और एक होता है कॉन सेल्स। ये हमारी जो आंख होते हैं उसके रेटिना में टू टाइप के सेल्स होते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, रोशनी की एनर्जी को पकड़ते हैं और इसे बदल कर क्या करते हैं, नर्व इंपल्स यानी जो इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी है उसमें बदल देते हैं। अब जरा इमेजिन करें कि आपकी आंख की एक छोटी सी फैक्ट्री है जो रोशनी को इलेक्ट्रिकल के जो सिग्नल्स होते हैं उसमें बदल रही है। बिल्कुल एक सोलर पैनल की तरह है जो धूप को जो है वो बिजली में कन्वर्ट कर देता है, जो कि इलेक्ट्रिकल बिजली होती है, ऊपर वाली सोलर जो लाइट होती है, सोलर एनर्जी होती है। अब स्टूडेंट्स ये आपका टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक जो मैंने आपके लिए डायग्राम बनवाई है, ताकि आपको सारा का सारा एक दफा विजुअलाइज भी हो जाए सारी चीजें और आप समराइज भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखिएगा जरा, मैं इसको जरा जूम कर लूँ। अब स्टूडेंट सबसे पहले जो है ना वो इस डायग्राम को आप देखेंगे, एक इंसान है, उसका हाथ आपको नजर आ रहा है कि ये किसी गर्म चीज को छू रहा है, और वहां पे जो है ना ये वाला रेड कलर का आपको निशान नजर आ रहा है। ये एक स्टिमुलस यानी एक मुहर्रक लगा है इसको। हर रद्दमल की कहानी यहीं से शुरू होती है, किसी ना किसी चीज का एहसास होना, यहाँ पे उसको एहसास हुआ है। अब तस्वीर में जरा दिखाया गया कि ये जो गोल दायरा बना हुआ है, ये इसको ना बेसिकली जूम करके दिखाया गया। इसमें जो हमारी स्किन के अंदर छोटे छोटे रिसेप्टर्स मौजूद हैं, ये वाले सारे के सारे, इसको मैंने लेबल भी किया हुआ है। तो ये रिसेप्टर्स मौजूद है, यही रिसेप्टर्स सबसे पहले इस हीट को महसूस करते हैं और इस एहसास को या इस जो इसने महसूस किया उसको नर्वस सिग्नल में बदल देते हैं। तो यहाँ से आगे हमारे पास नर्वस सिग्नल आ गया, यहाँ से आगे हमारे पास नर्वस सिग्नल जो है ना वो उसमें बदल गया है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आगे हम चलते हैं। अब ये सिग्नल जो है ना वो खाली नहीं रह सकते, इसे आगे जाना है। तो ये सिग्नल एक तारनुमा न्यूरॉन पकड़ लेता है, जिसे हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। अब ये जो सेंसरी न्यूरॉन है ना, तस्वीर में देखेंगे लंबी जल्द जो है ना ये वाली, ये वाले। अब ये सेंसरी न्यूरॉन यहाँ से क्या करते हैं, ये सेंसरी न्यूरॉन बेसिकली तस्वीर में हम देखेंगे तो ये एक लाइन हाथ से निकल कर सीधा ऊपर रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रही है। ये सेंसरी न्यूरॉन है ये वाली जो निकल के जा रही है यहाँ से। ये अब स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, जब ये स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचता है ना, यहाँ पहुंच गया, तो ये सीधा ऊपर दिमाग तक भी चला जाता है। ये यहाँ से पहुंचा, फिर यहाँ से भी होकर फिर इसमें दिमाग तक जाना है। अब स्टूडेंट जैसे ही दिमाग में जाता है, ये दोनों मिलकर बनते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारा जो ये वाला जो स्पाइनल कॉर्ड है ये भी सारा, और ये ब्रेन, ये दोनों के दोनों आपस में मिलकर बन गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी जिसम का असल कंट्रोल रूम, जहाँ फैसला होता है कि अब आपने करना क्या। फिर क्या होता है कि आफ्टर द डिसीजन इज मेड, द मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं, कैरी करते हैं रिस्पॉन्स बैक टुवर्ड्स दी मसल, यानी अब दिमाग ने फैसला कर लिया कि हाथ खींचो तो ये हुक्म वापस भेजना है। इस काम के लिए एक और न्यूरॉन काम करता है जिसे कहते हैं मोटर न्यूरॉन। तस्वीर में आप देखेंगे तो ये आपको नजर आ रहा है कि जो है वो अब मोटर न्यूरॉन ने क्या करना है कि ये स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर सीधा नीचे मसल की तरफ जाता है, यहाँ से निकलता है और ये सीधा मसल की तरफ, ये मसल है आपको ये जो रेड कलर के नजर आ रहे हैं। अब इसके बाद क्या होता है, मैं इसको जरा ओपन कर लूँ जी। अब इसके बाद स्टूडेंट क्या होता है, जैसे ही फैक्टर तक जाती है बात, आखिर में ये पैगाम पहुंचता है मसल तक, जिसे हम फैक्टर कहते हैं और इसके ऊपर ये फैक्टर लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट फैक्टर क्या करते हैं, जैसे इनको पैगाम मिलता है तो ये मसल जो है वो ऑर्डर मिलते ही कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर देता है, सिकुड़ना शुरू कर देता है और हाथ फौरन पीछे हट जाता है। यही वो एक एक्शन है जो तस्वीर में सबसे नीचे दिखाया जा रहा है। तो बच्चे पूरी डायग्राम दरअसल एक ही सफर दिखा रही है, स्टिमुलस से शुरू होकर रिसेप्टर तक, फिर सेंसरी न्यूरॉन तक, फिर उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, जिसमें वो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन आ जाता है, फिर जो है वो मोटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन से होते हुए इफेक्टर तक, ये सारे का सारा, और आखिर में एक्शन पर खत्म। यही है वो मुकम्मल कंप्लीट हमारा पाथ है, जिससे हमारी बॉडी जो है वो एक लम्हे में गर्म चीज को छूते ही
हाथ वापस खींच लेती है, इतनी तेजी से कि हमें सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये लेक्चर बहुत हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इतना ही। दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।